हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 के लिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन में यानी कि एसएसटी में मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 150 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। कुल 6 भागों के माध्यम से ये प्रश्न होंगे। जैसे कि दोस्तों, अपन सबसे पहले भाग 1 पढ़ेंगे और भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है कि कौन कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए, लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। क्या बात सत्य है? बिल्कुल बात सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा देखिए, गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई, गग्गर नदी यही तो बहती। तीसरा देखिए, नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नागौर में आप सभी को पता होगा कि लवणीय झीलें हैं। ठीक है, डीडवाना है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए डी नंबर का, अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है, ये केवल धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। ए, बी और सी ये तीनों कथन सत्य है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत ही शानदार लेवल का दोस्तों ये पेपर है, आप इस पेपर को पूरा देखिए, मजा आएगा आपको। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। वही दोस्तों, अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। बिल्कुल सही बात है, गुरु शिखर के नीचे उड़िया पठार है वो स्थित है। पहला कथन इसमें सत्य है। आगे देखिए, 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये माही बेसिन का भाग है, 56 का मैदान बनास बेसिन का नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है। विशिष्ट क्या है? भूरूप है। तो ये जो कथन है ये दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है। आप सभी को पता होगा कि उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा कहते हैं। आगे देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा तथा 12 जिलों के मध्य स्थित है। कोटा तथा 12 जिलों के मध्य, ये गलत हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, ये कोटा और झालरापाटन झालावाड़ के मध्य ये स्थित है। तो ये यहाँ पर ये 12 है वो इसमें गलत दे रखा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों ए और सी कथन है वो क्या है, सत्य है। ए और सी यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी कथन इसमें सत्य है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही क्रम कौन सा है? राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही क्रम है वो कौन सा है? तो दोस्तों सही क्रम हो जाएगा, यहाँ पे औसत वर्षा के आधार पर पूछा है तो वो है जालोर, जयपुर, कोटा। जालोर, जयपुर, कोटा ये सही आरोही क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जिला है और सूची सेकंड में नदी है। अपने को बताना है, सॉरी यहाँ पे देखिए जिला इस तरफ आ गया है, ठीक है, और नदी है वो दोस्तों इस तरफ है। तो अपने को बताना है कि कौन सी नदी कौन से जिले में बहती है। साबी तथा रूपारेल, साबी तथा रूपारेल ये नदी है दोस्तों, ये कहां पर बहती है? तो ये कोटपुतली, बेरोड, अलवर क्षेत्र में दोस्तों ये बहती है। तो ये अलवर इसमें आ गया।
गंभीरी तथा पार्वती नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों ये भरतपुर और धौलपुर में बहती है, तो ये भरतपुर ये आ गया इसमें। सोम तथा जाखम, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सोम तथा जाखम है ये उदयपुर में बहती है दोस्तों ये, ठीक है। और कुराल नदी है ये दोस्तों बूंदी में बहती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी ए बी, डी सी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी सी, यानी कि 4312, 4312 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 43, देखिए इसमें मैंने आपको सही बताया है, कुराल है वो दोस्तों बूंदी हो गया, सोम जाखम हो गया, और साबी और रूपारेल दोस्तों इसमें अलवर हो गया, गंभीरी तथा पार्वती इसमें भरतपुर हो गया। तो यहाँ पर डी सी ए बी यानी कि दोस्तों इसमें हो जाएगा 4312, 4312 अपना इसमें राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4312, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 4312 कर लेना, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, 4312। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों कूट भाषा में अपने को उत्तर देना, 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सत्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी और सी तीनों सही है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? तो दोस्तों सालर के वन कहाँ मिलते हैं? तो ये अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर क्षेत्रों में दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वन्य क्षेत्र है और सूची सेकंड में स्थान है। यहाँ पर देखिए सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का दोस्तों अलवर में है, और दर्रा है या दर्श ये कहाँ पर है? दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये कोटा में है। माउंट आबू कहाँ है? तो दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य है वो सिरोही में है, और कैला देवी है वो दोस्तों करौली में है। तो यहाँ पर इसमें ए बी डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी सी पहला नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन काली मृदा के संबंध में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इनमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काली मिट्टी के अंदर फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की दोस्तों क्या होती है? कमी होती है। तो अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। यह मृदा कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह मृदा चावल, गन्ना एवं सोयाबीन फसलों के लिए उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है। यह चीका प्रधान मृदा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें अपने को कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र का स्थान दे रखा है, और सूची सेकंड में दोस्तों उद्यानिकी फसल दे रखी है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो उत्कृष्टता केंद्र का स्थान है जो उद्यानिकी फसल से संबंधित है, कौन सी फसल से संबंधित है? यहाँ पर देखिए ये जो बस्सी है, बस्सी जो जयपुर में है, ये कौन सी उद्यानिकी फसल का केंद्र है, उत्कृष्टता केंद्र है? तो दोस्तों ये अनार का है। किसका है? अनार का। और सगरा भोज का, सगरा भोज का है, ये जैसलमेर में है, और ये खजूर उत्कृष्टता केंद्र है दोस्तों, ये खजूर का उत्कृष्टता केंद्र है। और देवड़ावास, देवड़ावास दोस्तों ये टोंक में पड़ता है, और ये अमरूद उद्यानिकी फसल से संबंधित है। और खेमरी, खेमरी दोस्तों ये धौलपुर में पड़ता है, और ये आम उद्यानिकी फसल से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2,
4-1, 3-2-4-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3-2-4-1। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही क्रम साक्षरता की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में है, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में और फिर अलवर में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भील जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। कौन? भील, बिल्कुल सही बात है। महाभारत काल में इन्हें निषाद कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। समाज मात्र सत्तात्मक होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भील समाज में परिवार है वो दोस्तों पितृ सत्तात्मक होते थे, मात्र सत्तात्मक नहीं, यानी कि पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया होता था। तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। 1 और 2 कथन इसमें सत्य है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? ध्यान देना है। यहाँ पर राजस्थान खनिज नीति 2024 से संबंधित ये प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर देखिए अपने को क्या करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए इसमें 3 कथन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे राजस्थान खनिज नीति 2024 से संबंधित। देखिए वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% तक करना है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक 58 से बढ़ाकर 70 करना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है दोस्तों? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों ही कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए, बी और सी तीनों सही है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है, यह प्रभावी रहेगी। तो ये एम सैंड नीति ये दोस्तों कब तक ये प्रभावी रहेगी? तो ये प्रभावी रहेगी दोस्तों 31 मार्च 2029 तक, अथवा नई नीति की घोषणा होने तक दोस्तों ये प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कपूड़ी, पलाना एवं कसनऊ। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? तो ये दोस्तों गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये गोडवाड़ पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है माउंट आबू रणकपुर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 है ये राजस्थान से होकर नहीं गुजरता, बाकी 11, 23 और 44 ये तीनों राजस्थान से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। अपने को बताना है उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो दोस्तों सीधा सा अपने को मैं यहाँ पे बताऊं कि इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। यहाँ पर देखिए बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है, बिल्कुल सही बात है। इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। ये बालाथल सभ्यता का है तो ये उदयपुर में है, बेडज नदी के किनारे।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सन 1453 में किसने मारवाड़ के मंडोर से अपना कब्जा हटा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें महाराणा कुंभा ने। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों महाराणा कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से किया था और मंडोर पर अपना अधिकार हटा लिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजपूत कालीन प्रशासनिक एवं राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजपूत कालीन प्रशासनिक एवं राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। और दोस्तों देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। कूट भाषा में मैं आपको बताऊं कि उत्तर देना है, 2 कथन में से कौन सा कथन सही है। देखिए केंद्रीय शासन का प्रमुख शासक होता था जो परम बटारक का विरुद्ध धारण करता था, बिल्कुल सही बात है। युवराज युद्ध व शांति के अवसर पर राजा का सहायक होता था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में किले का प्रकार है और सूची सेकंड में किले का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए धानवंत दुर्ग, धानवंत दुर्ग दोस्तों कौन से दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों धानवंत दुर्ग यानी कि जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग है, तो वो है दोस्तों जैसलमेर का किला, यानी कि पहले का डी हो जाएगा। वन दुर्ग, वन दुर्ग है दोस्तों सिवाना का, सिवाना का किला है ये वन दुर्ग है। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग यानी कि जिसके चारों ओर, जिसके यानी कि उस दुर्ग के चारों ओर दोस्तों खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, ये सब चीजें हो। तो चित्तौड़गढ़ का किला और जालोर का किला ये एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग यानी कि जिसके चारों ओर खाई हो, तो वो है दोस्तों भरतपुर का किला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डीसीबीए। डीसीबीए कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ये रहा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा डीसीबीए। 21 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में स्मारक है और सूची सेकंड में स्थान है। यहाँ पर देखिए जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर है? दोस्तों जसवंत सिंह का थड़ा है वो कहाँ पर है, सभी को पता होगा दोस्तों, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। और शासकों और पालीवालों की छतरियां है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। और 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में है। और फतेह गुंबद कहाँ है? तो दोस्तों ये अलवर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो डी ए बी सी, डी ए बी सी यानी कि अपना इसमें देखिए 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी ए बी सी। देखिए कूट भाषा वाले प्रश्न है, ये एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि परीक्षा के अंदर दोस्तों 150 प्रश्न है, तो मैंने आज आपको ये प्रश्न है वो ज्यादा दिए हैं ताकि दोस्तों करीबन 300 से 400 प्रश्न है वो आपके इस तरह कंप्लीट हो जाए मॉडल पेपर के अंदर। आगे देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट में मेला है और सूची सेकंड में स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए करणी माता का मेला कहाँ लगता है? करणी माता का मेला दोस्तों देशनोक बीकानेर में लगता है। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये करौली में लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो ये कोलायत बीकानेर में लगता है। और कल्याण जी का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो ये डिग्गी मालपुरा टोंक में लगता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डी ए बी। सी डी ए बी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी डी ए बी 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प अपने को चुनना है। 2 कथन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं चौतारा से संबंधित, और अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। 2 कथन दे रखे हैं। तो देखिए यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। 24 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? बताइए तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो भपंग है
बपंग है वो दोस्तों तत्वादी यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। मोरचंग है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। और खड़ताल है ये दोस्तों घन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी, निम्नलिखित में से सॉरी निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? तो ये आड़ी हियाली शब्द है वो प्रचलित है। तो ये किसके लिए? तो ये पहेलियों के लिए ये शब्द है वो प्रचलित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करें। दोस्तों निम्न में से सत्य कथनों की क्या करना है? पहचान करना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय है। बिल्कुल सही बात है, कल्लाजी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर कटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा देखिए, कल्लाजी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। कामड़िया पंथ की स्थापना दोस्तों रामदेव जी के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, राजस्थान में बाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये कथन सत्य है, सी इसमें गलत हो जाएगा। अपने को सही कथन बताना था तो ए, बी, डी यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है तो वो जाना जाता है दोस्तों अल्बर्ट हॉल को। कहां पर है? जयपुर में। 2 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के पूना के आगा खां महल में आमरण अनशन के समर्थन में उपवास किया था? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के पूना के आगा खां महल में आमरण अनशन के समर्थन में उपवास किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें वो है शोभाराम कुमावत ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा और जेला ये दोस्तों कान के आभूषण है, सारे के सारे बिल्कुल सही है। तिमणिया, तुलसी, बजट्टी, हालरो ये दोस्तों गले के आभूषण है, ये भी बिल्कुल सही है। कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कंगन है वो हाथ का आभूषण है, ठीक है। नोगरी भी दोस्तों क्या है? हाथ का आभूषण है। गजरा भी दोस्तों क्या है? ये हाथ का आभूषण है। लेकिन यहाँ पर जो नेवरी है ये दोस्तों पैर का आभूषण है। बाकी लंगर, पायल, नुपुर, झांझर, ठीक है, ये पैर के आभूषण है। तो ये नेवरी इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? तो दोस्तों ये मिला है कहां पर? तो ये गोयनका हवेली फतेहपुर में मिला है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? बताइए, शिवनाथ सिंह का जो संबंध है वो आसोप ठिकाने से था, आसोप ठिकाने से। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो वो था दोस्तों बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसके उपाध्यक्ष तो थे दोस्तों भूरेलाल भैया। कौन थे? भूरेलाल भैया। और अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और स्थापना दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये कौन सी बोली में लिपिबद्ध है?
कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? तो ये ढूंढानी में लिपिबद्ध है। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से नहीं माना है? निम्न में से किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से नहीं माना है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर एलपी टेक्सिटोरी, के एम मुंशी, इन तीनों ने माना है, लेकिन श्री कृष्ण भट्ट ने नहीं माना। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से दयालदास की रचना या रचनाएं कौन सी है? दोस्तों दयालदास की रचना या रचनाएं कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दयालदास की ख्यात है, ठीक है, दयालदास की ख्यात है, जिसके अंदर दोस्तों बीकानेर के शासकों का वर्णन मिलता है, ठीक है। बीकानेर राठौड़ों ख्यात, देश दर्पण, आराख्यान, कल्पमुद्रम, ये तीनों रचनाएं हैं दोस्तों दयालदास की। इनके अलावा दोस्तों सुजस बावनी है, पवार वंश दर्पण है, दयालदास ख्यात है, ये रचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही है। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। देखिए मुक्ति की रचना है वो दोस्तों किसने की थी? तो ये मिठेश निर्मोही ने मुक्ति की रचना की थी दोस्तों। और ललित ललाम की रचना है वो दोस्तों मतीराम के द्वारा की गई थी, मतीराम के द्वारा। और बादशाह भारत की रचना है वो दोस्तों खेतसी के द्वारा की गई थी। और मरु मंगल की जो रचना है वो सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इसमें DCBA इसका राइट आंसर हो जाएगा, DCBA। यहाँ पे इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, DCBA। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है साहित्यकार पृथ्वीराज के संदर्भ में सत्य नहीं है? बताइए, साहित्यकार पृथ्वीराज के संदर्भ में सत्य नहीं है, वो अपने को दोस्तों बताना है। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इनके द्वारा रचित दशम भागवतरा दुहा व गंगा लहरी नामक ग्रंथों की शैली पिंगल है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गंगा लहरी और दशम भागवतरा दुहा, ये इन ग्रंथों की जो रचना है वो पिंगल नहीं है, डिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन तो इसमें सत्य है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 है वो क्या है, असत्य है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, वह मात्र बीकानेर राज्य के इतिहास का ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों के इतिहास का भी ज्ञाता था। दयालदास के संदर्भ में उपयुक्त में से यह कथन है वो किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन है वो किसने कहा था? तो ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा था। 3 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, रास साहित्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है रास साहित्य के संदर्भ में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपने को बताना है कि रास साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें राजस्थानी भाषा का मौलिक रूप दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। इसमें नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चारण कवियों की वीर रसात्मक कृतियों का रास साहित्य में बड़ा योगदान है। तो ये कथन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चारण कवियों की वीर रसात्मक कृतियों का रास साहित्य में बड़ा योगदान है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों रास साहित्य में जैन कवियों की धर्म प्रधानता कृतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बाकी रिपु दार रणरस रास साहित्य की प्राचीन रचना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये कथन है सत्य है। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए, बरतेश्वर बाहुबली गौर वीर व शांत रस का छोटा काव्य है। वीर व शांत रस का छोटा काव्य है, बिल्कुल सही है। बरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1150 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
अपने को सत्य कथन बताना है, ठीक है। बर्तर बरतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है, ठीक है। देखिए ये 1150 है वो इसमें गलत दे रखा है। 1184 में दोस्तों इसकी रचना है वो की गई थी, बरतेश्वर बाहुबली रास की रचना, ठीक है। और बरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना है, ये दोस्तों 1150 में की गई थी। तो यहाँ पर ये सन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखी है। तो यहाँ पर 2 नंबर का कथन है वो क्या है, असत्य है। पहला सत्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक कथन इसमें सत्य है। अब अपन दोस्तों भाग दो के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें देखिए अपन पढ़ रहे हैं भाग 1 के अंदर अपन ने 40 प्रश्न है वो पढ़े, ठीक है। और आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने प्रश्न है वो भाग 1 में सही हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? बताइए कब घोषित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है वो घोषित किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित परिवार के रूप में शामिल नहीं किया जाता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। बताइए किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसमें ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य आय करदाता हो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा परिवार है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो उसको भी दोस्तों इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो उसको भी दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। इनमें से किसी को भी दोस्तों शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है? बताइए कहां पर नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए लेह में है, कुकमा में है, जैसलमेर में है, कोझिकोड में नहीं है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोझिकोड में नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 5 बार राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी है। 5 बार राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं, तो कौन है वो? तो वो है दोस्तों अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्राप्त किस शिलालेख में आमेर का उल्लेख अंबावती नगर के नाम से मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों संजी झुंगाराम अभिलेख। संगी झुंगाराम अभिलेख में दोस्तों आमेर का उल्लेख यानी कि आमेर का जो उल्लेख है वो अंबावती नगर नाम से मिलता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है। बताइए कहाँ पर है ये मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क? तो ये है दोस्तों बोरानाड़ा जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बोरानाड़ा जोधपुर। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समाधान की शक्ति है वो प्रदान करता है दोस्तों अनुच्छेद 161। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 161। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है। बताइए राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके अध्यक्ष पद हेतु किसी विशेष योग्यता को उल्लेख नहीं है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है।
इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी जो पहले पूर्ण होता है। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इसमें अधिकतम व न्यूनतम आयु का प्रावधान दोस्तों इसमें नहीं है, तो ये कथन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। 50 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो जयपुर विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के अंतर्गत। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए यह योजना 26 जनवरी 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई। यह योजना 26 जनवरी दोस्तों 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई। कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है, ये पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है। ये पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 2024 को दोस्तों ये योजना है वो संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई थी, 26 जनवरी नहीं। आगे देखिए, इस योजना में पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल सही है। इस योजना अंतर्गत राज्य पेंशन निधि का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस योजना में पात्रता की आयु 18 से 45 वर्ष है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। 52 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नवाचार का तात्पर्य है। नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो वो है शिक्षा प्रणाली में नए प्रयोग और सुधार, ये होता है नवाचार। 3 नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर का प्रश्न, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किसके द्वारा किया जा रहा है? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने? तो इसमें दोस्तों देखिए 3/4 यानी कि 75% है वो कम से कम सदस्य है वो माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष लागू हुई? तो ये लागू कब हुई थी दोस्तों? तो ये लागू हुई थी 2020 में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? तो उसको कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों उसको देखिए उसको उसकी आयु के अनुरूप है वो प्रवेशित है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें देखिए जैसे कि कोई बच्चा 8 वर्ष का है तो वह कभी स्कूल नहीं गया है, तो उसकी उम्र के अनुसार उसको कक्षा 3 या 4 में प्रवेश है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? तो दोस्तों यहाँ पे अध्याय 4 में दोस्तों विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई नियमों का सही नाम है? आरटीई नियमों का सही नाम क्या है? तो वो है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011।
ये नाम है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों इसमें 10 भाग और 29 धाराएं हैं। 10 भाग और 29 धाराएं हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 29 धाराएं हैं। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य को कब से कब तक बाल श्रम से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? बाल श्रम से मुक्त बनाने का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहला अध्यक्ष है वो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, भूपेंद्र यादव। आगे देखिए, मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायाधीश हैं, तो वो है दोस्तों जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, और दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इस योजना में 1.5% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर 5 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 5 लाख का नहीं, 1 लाख का ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये लखपति दीदी योजना की जो शुरुआत है वो दोस्तों 15 अगस्त 2023 को हुई थी। तो यहाँ पे इसमें पहला कथन तो सत्य है, दूसरा इसमें गलत है, 5 लाख की जगह 1 लाख आएगा। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक कथन इसमें सत्य है। 65 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शुरू कृषि सखी साख योजना में किस आयु वर्ग की महिला पात्र है? तो इसमें दोस्तों 20 से 45 वर्ष की महिला है वो दोस्तों इसके लिए पात्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हड़प्पा की। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1921 में दयाराम सानी के नेतृत्व में ये खुदाई की गई, 4 नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता होगा। 68 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं या उपदेशों का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सुत्त पिटक में। कौन से पिटक में? सुत्त पिटक में। दोस्तों बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है, ठीक है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आया था। सॉरी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंकोदकस
इसमें देखिए पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये क्या था ये पंकोदक सन्निरोधे। तो दोस्तों ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर ये लिया जाता था दोस्तों जुर्माना। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अशोक की रानी का स्तंभ लेख है कौन से स्थान पर अवस्थित है। तो कौन से स्थान पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये प्रयागराज इलाहाबाद पर ये अवस्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए खिलजी, तुगलक, सैयद और गुलाम। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा गुलाम वंश नंबर 1। ये 1206 से 1290 तक चला था ये, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद में था खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक चला था, ठीक है। उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें तुगलक वंश 3 नंबर पे, ये चला था दोस्तों 1320 से 1414 तक। और फिर उसके बाद में 4 नंबर पे आएगा दोस्तों ये सैयद वंश जो 1414 से 1450 तक चला था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 4-1-2-3। 4-1-2-3 कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4-1-2-3 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना दोस्तों बलबन ने की थी। किसने की थी, बलबन ने। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये अकबर के काल में हुई थी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं थे। बताइए, संबंध नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा है, ये जुड़े हुए नहीं थे दोस्तों। बाकी जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई। तो ये कब की गई, तो ये दोस्तों 1943 में की गई। कब की गई, 1943 में की गई। 2 नंबर ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को इनको जमाना है, ठीक है। होम रूल आंदोलन दोस्तों ये 1916 में चला था, आप सभी को पता होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये दोस्तों 1930 में चला था। और खिलाफत आंदोलन है ये दोस्तों 1919 में चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये 1942 में चला था। और अगर अपन कालक्रम में इसको जमाए तो इसमें क्या आएगा, पहले 1-3-2-4 1-3-2-4 आएगा। 1-3-2-4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों परिभ्रमण के कारण और घूर्णन के कारण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए 21 मार्च से 21 जून की अवधि दक्षिणायन कहलाती है। 21 मार्च से 21 जून की अवधि दक्षिणायन कहलाती है, ठीक है। दूसरा देखिए 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि उत्तरायण कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है दोस्तों असत्य है। ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों असत्य है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए 21 मार्च से 21 जून की अवधि है वो उत्तरायण कहलाती है, ठीक है। 21 मार्च से 21 जून की अवधि है वो यहाँ पर दक्षिणायन दे रखी है, यहाँ पे उत्तरायण आएगा।
और 23 सितंबर से 22 दिसंबर की जो अवधि है, 23 सितंबर से जो 22 दिसंबर की अवधि है, इसको दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उत्तरायण है वो गलत दे रखा है, यानी कि ये उल्टा दे रखा है, इसलिए दोनों गलत है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है तो वो कहलाती है दोस्तों 80 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, मुख्यतः पाई जाती है। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है वो पाई जाती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दे रखा है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। तो ये कथन दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। तो दोस्तों ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, ये सत्य है, यानी कि कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। ठीक है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों चिनुक का अर्थ होता है हिमबख्शी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता? महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता तो वो है दोस्तों यहाँ पर है पृथ्वी का परिक्रमण। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पृथ्वी का परिक्रमण। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर से संबंधित कौन सी धारा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्यूरोसिवो है, कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है, कनारी नहीं है। कनारी दोस्तों ये ठंडी महासागरीय धारा है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बोर्नियो। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है? बताइए। दोस्तों मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? दोस्तों अपने को क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है। 3 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, कठोर एवं मोमीवर्ण, लघुपर्ण और पर्ण की जगह काटे। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें इन तीनों का दोस्तों उपयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 तीनों ही सही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे पांडा किस देश का प्रमुख वन्य जीव है? किस देश का प्रमुख वन्य जीव है? तो दोस्तों ये चीन का है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही, चीन। आगे देखिए, राजस्थान में भारतीय हथकरघा यानी कि हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये? तो ये जोधपुर में है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर। आगे देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित की गई है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की गई है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है, बताइए। तो वो है दोस्तों राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको। ठीक है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे केंद्र है और सूची सेकंड में उद्योग है। देखिए यहाँ पे पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग है वो दोस्तों यूएसए में है और ये किसके लिए, कौन से उद्योग से संबंधित है, तो ये दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित है ये पीटर्सबर्ग। ठीक है, और संगाई, संगाई दोस्तों ये चीन में है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये डुंडी, डुंडी दोस्तों ये स्कॉटलैंड में है और ये जूट वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और लेनिनग्राद, लेनिनग्राद है ये दोस्तों रूस में है और ये पोत निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BCDA, BCDA। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए BCDA, 3 नंबर ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों ओसाका को, ओसाका शहर को। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे देखिए मिश्रित कृषि अधिकांशतः कहां पर की जाती है, कहां पर की जाती है, तो दोस्तों अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी स्थानों पर की जाती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो कितने किए, तो दोस्तों देखिए 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिलाएं थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 97 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्नांकित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था, बताइए कौन से नीति निर्देशक तत्वों में से, यानी कि इनमें से कौन से, यानी कि कौन सा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन ये था, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार ये भी था, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की सहभागिता ये नहीं था, कृषि और पशुपालन था। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन है वो दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कौन सा कथन है वो सही है वो अपने को दोस्तों बताना है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत किस लिए हो जाएगा, तो मित्रों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 356 है वो संवैधानिक प्रशासन की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों देखिए ये बात सही है कि 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए, विशेष बहुमत से नहीं। तो ये कथन विशेष बहुमत है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। राष्ट्रपति शासन को हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही है। तो पहला इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 2 कथन दे रखे हैं, फिर कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है।
देखिए, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट की ऑडिट करना है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लोक लेखा समिति का ये कार्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 राज्यसभा से और 7 लोकसभा से चुने जाते हैं। उल्टा दे रखा है, 15 तो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है वो सत्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, इस सिद्धांत को पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था। तो ये कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान की कुछ विशेषताओं को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इस सिद्धांत पे मूल संरचना के हिस्से के रूप में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और कानून के शासन के सिद्धांत शामिल हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान की प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन है वो सही है? कौन से कथन सही है? इसमें भी दोस्तों अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, नहीं 2/3, 2/3 है वो दोस्तों इसमें गलत है। 33% आरक्षित है दोस्तों, 1/3। ठीक है, ठीक है, 1/3। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, 2/3 की जगह 1/3 आना चाहिए था। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा देखिए, कर्नाटक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। 2 और 3, तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों इसमें 3 पदेन और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए इसमें 20, हाँ 20 तो निर्वाचित होते हैं, 3 पदेन और 2 मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 20 तो इसमें निर्वाचित होते हैं, 3 इसमें पदेन सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर प्रश्न है, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है, तो वह है दोस्तों ग्राम सभा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्राम सभा। 105 नंबर का प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में, तो वो है दोस्तों 33%। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि कितने वर्षों के लिए निर्धारित की गई है? तो दोस्तों ये आरक्षण की अवधि है ये 15 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य के प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो कौन थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शारदा देवी भार्गव। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शारदा देवी भार्गव। 108 नंबर का प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसमें सम्मिलित है, यहाँ पर देखिए इसका भी उत्तर दोस्तों आपको कूट भाषा में देना है। ठीक है दोस्तों,
एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसमें सारे सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों, देखिए इसमें नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, ये दोस्तों इसमें सही नहीं है। बाकी राष्ट्रीय जल नीति 1987, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों के केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये नदी बोर्ड्स एक्ट है, ये 1970 में नहीं, ये 1956 में लागू हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 और 2, दोनों कथन है वो गलत है दोस्तों। इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इस पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो ये आकार है दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 हेक्टेयर से कम। आगे देखिए निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है, तो वो है दोस्तों निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए ब्रिटिश काल में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन की निकासी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है, किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है, तो दोस्तों किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है, तो दोस्तों जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 2 3 4। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से मुद्रा की कौन सी अवधारणा सबसे सरल है, मुद्रा की कौन सी अवधारणा सबसे सरल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे M1, M1 यानी कि जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, इस बात का संकेत है कि दोस्तों केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ, तो ये जो लागू हुआ है, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा या कौन से कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है दोस्तों। इसमें देखिए
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास अपनी कोई जांच विंग नहीं होती, अपनी कोई जांच विंग नहीं होती। ये कथन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जांच विंग होती है दोस्तों। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में स्व प्रेरणा से कार्य नहीं कर रहा है। तो स्व प्रेरणा से कार्य कर रहा है तो ये कथन दोनों के दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है तो वो है दोस्तों हासमान लागत विधि। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हासमान लागत विधि। 121 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय का घटक नहीं है। बताइए कौन सा एक राष्ट्रीय आय का घटक नहीं है, तो वो है दोस्तों सट्टा लाभ। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सट्टा लाभ। आगे देखिए, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 को किस वर्ष प्रभावी किया गया। तो ये प्रभावी किया गया दोस्तों वर्ष 1964 में। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मंडी क्षेत्र में व्यापारिक विवादों का प्राथमिक निपटान किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये मंडी समिति द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मंडी समिति द्वारा। 125 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कब किया गया। राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कब किया गया। तो ये किया गया दोस्तों वर्ष 2001 में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2001 में। आगे देखिए, अब अपन भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षण विधियों के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों को आसानी से कठिन से कठिन विषय का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में कार्य के प्रति ईमानदारी व सक्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपागम का उपयोग छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपागम का उपयोग छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें परियोजना आधारित। ठीक है, परियोजना आधारित उपागम। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 128 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम सरल से जटिल शिक्षण सूत्रों के अनुसार शिक्षण पर जोर देता है। तो वो सकेंद्रित उपागम। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या है वो क्या है, तो वो है दोस्तों परंपरागत शिक्षण पद्धतियां, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही। 130 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण दृश्य श्रव्य विभेद में होने वाली कठिनाइयों को इंगित करते हैं। तो ये इंगित करते हैं दोस्तों स्वराघात के उतार चढ़ाव में अंतर नहीं कर पाना, आकृतियों के कोणों को मिलाने में कठिनाई होना, वस्तु के आकार आकृति या रंगों का अंतर नहीं बता पाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। तो कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, तो वो है दोस्तों OHP। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही,
OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण कार्य कराने हेतु सहायक सामग्री का चयन किस आधार पर होना चाहिए? तो किस आधार पर होना चाहिए? तो दोस्तों विषय वस्तु की प्रकृति और विद्यार्थियों की आयु के आधार पर होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का 133 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रायोजना प्रोजेक्ट विधि का सही क्रम है? निम्न में से किसमें प्रायोजना प्रोजेक्ट विधि का सही क्रम है? तो वो है इसमें क्रम है दोस्तों, उद्देश्य निर्धारण, योजना संबंधी आयोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में छात्रों की निरंतर प्रगति और सीखने के विकास का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है? तो कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है? तो यहाँ पर इसमें शिक्षक द्वारा बनाए गए उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसे कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो है ही सही, समय के साथ एकत्रित किए गए छात्रों के कार्यों के पोर्टफोलियो, ठीक है, केवल अंतिम परीक्षा अंक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल अंतिम परीक्षा है वो इसमें गलत हो जाएगा। बाकी कक्षा की गतिविधियों के दौरान उपयोग की जाने वाली अवलोकन जांच सूची। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ABD। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 5 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 137 नंबर का प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों ये लैटिन भाषा से हुई है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 137 नंबर का प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसमें सही है कौन सा है? तो विकास बहुआयामी होता है, विकास बहुआयामी होता है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 138 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा है, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है दोस्तों पर्सोना से, ठीक है, पर्सोना। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 140 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है वो किसका है? ये जो दोस्तों ये कथन है, ठीक है, ये रेक्स व नाइट का है, रेक्स व नाइट का कथन है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? वो है अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। 142 नंबर का प्रश्न है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बताइए किस पर प्रयोग किया था? तो ये किया था दोस्तों बिल्ली पर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्ली पर। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है तो दोस्तों मानसिक क्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में भिन्नता, अमूर्त विषयों में रुचि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर का प्रश्न है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने एवं उसे निरंतर बनाए रखने वाली विशेष आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा की उक्त परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है दोस्तों किसने? तो ये गिलफोर्ड ने दी है। किसने? गिलफोर्ड ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर
सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अभिप्राय है। अभिप्राय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण में शामिल नहीं है। तो ये शामिल क्या नहीं है, तो वो है ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही। 149 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है। कौन एक वेब ब्राउजर है, तो वो है सफारी। सफारी है वो दोस्तों क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ईएफटी क्या होता है। ईएफटी क्या होता है, तो दोस्तों ईएफटी है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।